हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर ली हैं। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का फाइनल लेक्चर यानी कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम किसके बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और आरक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारा फोकस यहीं पर होना चाहिए। आई होप इससे पहले आपको जितनी भी चीज़ें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से रिलेटेड पढ़ाई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। अब अगर देखा जाए तो आपकी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, इसका आपको एक ही मतलब निकालना है। यानी कि आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यानी कि सिमिलर बात है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलो या फिर फर्मेंटेशन। तो ऐसा नहीं है। आपकी क्लास के लिए आप मान सकते हो आपके लेवल पर कि ये सिमिलर है, बट देखा जाए तो जब क्या हो रहा है, ईस्ट वगैरह जो होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे कि अल्कोहल बनाएंगे, या फिर लैक्टोबैसिलस की मैं बात करूँ तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, मेरी मसल्स के अंदर जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी तो एक ह्यूमन बीइंग्स की मसल्स के अंदर भी क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि मैंने हैवी एक्सरसाइज की, लैक्टिक एसिड मेरे अंदर बॉडी में बना। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ मेरी मसल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर यही काम कमर्शियल किया जाए, यानी कि एक होता है ना कमर्शियल के पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दारू बनवाना है, ड्रिंक बनवाना है, बिवरेज बनवाना है, अल्कोहलिक बिवरेज बनवाना है, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें की जाती है जबरदस्ती, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लेकिन नेचुरली आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, हैवी आपने एक्सरसाइज की है, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का बनना एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जबरदस्ती उस काम को करवाया जा रहा है कि हमें वो काम करवाना है। ठीक है, अल्कोहल बनाना है, तो वो हो गया कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। होता क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। आपके लिए तो यही लाइन होगी, कहाँ होगा, एनारोबिक कंडीशंस में होगा। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर, कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में होंगी, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है आरबीसी में होगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होंगे, हैवी एक्सरसाइज जब ह्यूमन बीइंग्स करेंगे तो उनके मसल सेल्स के अंदर होगा। सीड जब जर्मिनेट कर रहा होगा तब क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, क्या होता है भाई कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जबकि क्या बनाते हैं, वो अल्कोहल बनाते हैं या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, फिर वो जो था वो NADH वगैरह वहां पर बने और वो ETS में चले गए। यहाँ पर तो ETS साइकिल होगा ही नहीं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं हुआ तो फिर ETS कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है। तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हुआ तो ETS भी नहीं होगा। ठीक है, तो ETS में वहां पर एक्सटर्नल क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। फाइनल कौन था, ऑक्सीजन, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, जो क्या कर रहा था वहां पर ETS साइकिल का प्रोसेस करवा रहा था। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसके लिए कर रहे थे, ताकि उसको कोई लेने वाला हो। लास्ट में एक्सटर्नल फैक्टर था, वहां पर एक्सेप्टर था ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किसी भी तरह का कोई एक्सेप्टर नहीं होगा। यहाँ पर बाहर से कोई एक्सेप्टर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर बीच में ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, वही क्या करेंगे, एज अ एक्सेप्टर काम करेंगे। आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, यहाँ पर भी एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा तो उस लेवल की एनर्जी नहीं निकलेगी। तो क्या होगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक ग्लूकोज का होता है, उसमें टोटल जैसे 7% एनर्जी निकल रही है, तो उससे भी कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी किसके अंदर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो यही बातें हैं, यही कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम पहले नोट करते हैं। उसके बाद में आरक्यू के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होता है, बस फोकस यहीं पर होना चाहिए। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन में मैंने क्या बोला,
दैट कहाँ होता है भाई ये, कि इट इज टेक प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक कंडीशन में होता है। एनएरोबिक कंडीशन जैसे कि मैम इन मैनी प्रोकैरियोट्स, अभी बताया है आपने, इन मैनी प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, कुछ पैरासिटिक में भी होता है, लोअर पैरासिटिक यूकैरियोट्स, lower parasitic animals like जैसे कि टीनिया, एस्केरिस, ठीक है। मैच्योर मैमिलियन आरबीसी के अंदर होता है। ह्यूमन मसल सेल्स में, ह्यूमन मसल सेल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। और किसमें भाई, कि इसके अलावा होता है इन जर्मिनेटिंग सीड। अब आपकी जो एनसीईआरटी बोलती है जर्मिनेटिंग सीड वाले मामले में क्लियर लाइन बोलती है एनसीईआरटी, क्या बोलती है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो पहली बार जब आपने सोइल में सीड को डाला और वो वाटर एब्जॉर्ब करने से पहले, यानी कि सीड कोट उसका पानी को एब्जॉर्ब करके फूलने से पहले जो उसका जर्मिनेशन हो रहा है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। जैसे ही उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, सीड कोट जो था उसका वो प्लफी हो गया, यानी कि थोड़ा स्मूथ हो गया, जो रिजिड था उससे क्या हुआ, वो स्मूथ हो गया, तो फिर उसके बाद में उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है किसका, सीड जर्मिनेशन का, क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है सीड जर्मिनेशन का, उसकी बारे में बात की है एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन की बात की है यहाँ पर, ठीक है। अब और क्या बताया मैंने कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरमीडिएट बनेंगे वही क्या करेंगे कि इसमें जो रिलीज हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन वगैरह उनको एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। एनर्जी जो है कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन के कम बनेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यहां पर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। इज रिलीज्ड, और जो ये रिलीज हुई है 7%, लेस देन टोटल ग्लूकोज की 7% से भी कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है, और इस एनर्जी को भी एटीपी की फॉर्म में ट्रैप नहीं किया जा सकता, यहाँ पर नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। रिलीज्ड एंड दैट ऑल्सो is not trapped, is not completely trapped
completely trapped in form of ATP. ठीक है, चलिए भाई इसको भी शिफ्ट करते हैं, उसके बाद में आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेट गेन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलाइसिस, मतलब होगा तो ग्लाइकोलाइसिस जब यहाँ पर होगा तो उसमें अब हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितनी एटीपी बनती है, 4 एटीपी बनती है, ठीक है। उसमें से 2 ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाती है, तो 2 एटीपी का नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो वो यहाँ पर भी होगा। तो नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी बाय ग्लाइकोलाइसिस इज इक्वल टू कितना है? 4 एटीपी है, जिसमें से क्या होगा, 2 एटीपी हमने कंज्यूम कर ली है, यूज हो जाती है, तो लास्ट में टोटल एटीपी कितनी बचती है? 2 एटीपी बचती है। किसके अंदर? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी अंदर, और एरोबिक में भी यही हो रहा था। सही है भाई। चलिए आगे क्या होता है कि जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ना, किसके? ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH+ के, वो क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ETS के पास में चले जाएंगे, ETS साइकिल में उसका एक्सटर्नल फैक्टर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और मेटाबॉलिक वाटर बना लेगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ पे जाएंगे भाई? ETS तो होगा नहीं ग्लाइकोलाइसिस के बाद में, तो इसके NADH+ जो बनाए हैं ग्लाइकोलाइसिस ने, वो कहाँ जाएंगे कि ये यूज हो जाएंगे या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। जब मैं दोनों का प्रोसेस बताऊंगी तो अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरह से यूज हुए। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH+ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस do not enter in ETS, do not enter ETS, ETS में एंटर नहीं हुए हैं, बट आर यूज्ड, किसके लिए यूज होते हैं? बट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल या लैक्टिक एसिड। भाई ETS तो होगा नहीं तो उसमें तो एंटर कर नहीं सकते, लेकिन लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए, एल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए क्या होंगे? ये यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ कोई एक्सटर्नल जो एक्सेप्टर था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? दैट नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिक्वायर्ड, क्योंकि जब ETS होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बाहर से बुलाने की नीड कहाँ है? नहीं है नीड, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है। फिर अभी आपको जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्लियर पाओगी तब समझ में आएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और वहाँ का जो उसके बीच के जो इंटरमीडिएट होते हैं वही क्या करते हैं, ये जो NADH+ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए बाहर से जरूरत नहीं होती। तो हियर final electron acceptor is intermediate organic compound of the process, ठीक है। 2 तरह का होता है आपका क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। तो 2 टाइप्स है भाई, इसके कितने हैं टोटल? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? कि नंबर 1 है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन,
या फिर इसी का दूसरा नाम है अल्कोहलिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। नंबर 1 इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन करवाएगा, ईस्ट करवाएगा। कौन करवाएगा भी बच्चों, ईस्ट करवाएगा, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सबसे पुराना प्रोसेस है, ये सबसे पुराना है और बेस्ट है, ठीक है। फर्मेंटेशन के लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ईस्ट के थ्रू किया जाता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होता है। और मैंने आपको बताया जहां भी कॉम्प्लेक्स टर्म यूज हो जाए तो समझ लो वो इकलौता एंजाइम वहां पर काम नहीं हो रहा है, वहां पर 2 से 3 या फिर ज्यादा एंजाइम्स का क्या है, ग्रुप अवेलेबल है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उसमें 2 एंजाइम्स को हम बताएंगे। एक है पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम और दूसरा हमारा होगा कौन सा, अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा कि भाई ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन हो रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और अल्कोहल का फॉर्मेशन लास्ट प्रोसेस में होगा, ठीक है। यही यहाँ पर मेरे को बताना है, पूरा का पूरा प्रॉपर डायग्राम के साथ में भी बताऊंगी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हुआ कि एक तो ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट फर्मेंटेशन है, ओल्डेस्ट एंड बेस्ट है, फिर भी सबसे पुराना है और तब भी क्या है, बेस्ट है। किसके थ्रू होगा, इसका एग्जाम्पल है कि भैया ईस्ट करवाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस में यूज होता है, दैट इट इज यूज्ड फॉर किसका प्रोडक्शन होगा, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज या फिर ब्रेड बनाने के लिए। तो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज एंड ब्रेड्स। आगे देखिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, एंजाइम यूज होगा जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम किस में यूज होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होता है, जिसमें 2 तरह के एंजाइम है, ए और बी। ए है आपका पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और दूसरा एंजाइम जो इसमें यूज होगा वो है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए। अब क्या होता है ना कि जनरली जब ईस्ट जो है अल्कोहल का फर्मेंटेशन करेगा, यानी कि अल्कोहलिक बेवरेज बनाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, तो ईस्ट जैसे ही 13% ऑफ अल्कोहल का कंसंट्रेशन बनाएगा, वैसे ही क्या होगा, ईस्ट जो है वो मर जाएगा। यानी कि इसका मरना फिक्स है, आफ्टर 13% ऑफ अल्कोहल के कंसंट्रेशन के बनने के बाद में ईस्ट मर जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इसको मरना है तो फिर ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है। वो जो क्यों का आंसर है वो आपको मिलेगा जब मैं अभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा दूंगी उसके बाद में। और फिर उसके बाद में आप ये देखेंगे कि कुछ अल्कोहल ऐसे होते हैं कि भाई 13% से ज़्यादा तो ईस्ट अल्कोहल बना नहीं सकता। तो फिर जो अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं उनमें कुछ बॉटल्स में हमें नज़र आता है 13% अल्कोहल है उसमें अंदर प्रेजेंट, कुछ में उससे ज़्यादा भी क्या होता है अल्कोहल प्रेजेंट दिखाई देता है। तो फिर उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि ईस्ट जो है जिसका मेन काम है अल्कोहल बनाना, वो तो 13% कंसंट्रेशन के बाद में मर जाएगा। तो ये आपको आंसर क्लियर होगा माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हम बताएंगे कि ये 13% से एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेशन थी अल्कोहल की वो कैसे हुई वहाँ पर, ठीक है।
तो वो डिस्टिलेशन के थ्रू होती है, तो वो प्रोसेस वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, दैट ईस्ट पॉइजन themselves to death when concentration of alcohol reaches about 13%। जैसे ही 13% अल्कोहल की कंसंट्रेशन तक ईस्ट पहुंचा, वो क्या करता है, खुद को ही मार लेता है, ये समझ लो, मतलब मरना उसका फिक्स है। तो अब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे हुआ। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, पूरे 10 स्टेप बताए वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उतने ही स्टेप बताऊंगी जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए, यानी कि छोटा सा स्टेप जो कि बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है वो क्या करता है कि 1 बाय 1 आगे चलता रहता है, उसका प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता रहता है। और एक स्टेप ऐसा आता है जब ग्लूकोज क्या बना लेता है, हमारा ग्लूकोज बनाता है 2 मॉलिक्यूल किसके, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या बनाता है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है जब आगे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। और इसमें ग्लिसर एल्डिहाइड में टोटल कितने, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि 3 कार्बन की शुगर है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी, ट्रायोज फॉस्फेट। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है ट्रायोज फॉस्फेट। और आपको पता है कि जब ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब क्या होती है, 2 एटीपी का कंज्यूम हो जाता है, यानी कि 2 एटीपी तब तक यूज हो चुकी होती है। फिर 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आगे किसका फॉर्मेशन होगा कि मैम आगे बनेगा 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे ग्लाइकोलाइसिस पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर क्या बनेगा, आगे जाके बनेगा 2 मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल पाइरुवेट के, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। या फिर फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हो इसको आप, पाइरुविक एसिड कर देती हूँ। और इसी से आगे जाकर क्या होगा, इसी से आगे जाकर जब फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बन जाते हैं, तो उसी से क्या बनता है, आगे जाके बनता है आपके 2 मॉलिक्यूल किसके, पाइरुविक एसिड के। किसके बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के। और पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है कि पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है मैम CH3COCOOH, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है। तो 2CH3COCOOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं 2 चीज़ों में मैम, कि जब 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड बनते हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं NAD+, जो किससे, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से H+ लेकर, यानी कि 2H को लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बना लेता है NADH.H+, 2H+, ठीक है, 2 NADH+ बना लेता है, क्योंकि यहाँ पे 2 NAD+ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हुआ था। और इसी टाइम पर दूसरा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, बाय SLP। और जब फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड से क्या हो रहा होता है, आपके पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तब भी क्या होती है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ये भी किसके थ्रू, SLP के थ्रू। तो टोटल कितनी, 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ है, 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें से 2 कंज्यूम हो गई है, तो 4 - 2 यानी कि 2 ATP बनती है किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, SLP के थ्रू, ठीक है। ये आ गया समझ में यहाँ तक। अब हमें तो लास्ट में क्या करना है कि हमें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखना है। ये तो ग्लाइकोलाइसिस मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें,
10 स्टेप में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए क्या होता है कि ये जो पाइरुविक एसिड है, क्या है? पाइरुविक एसिड है, इसके पास में आएगी कौन सी एंजाइम जो हमने पढ़ी थी, सबसे फर्स्ट में जो एंजाइम पढ़ी थी उसका नाम क्या है कि पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, नाम से ही पता लग रहा है कि डी कार्बोक्सिलेज है तो क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी। किसके अंदर से? पाइरुविक एसिड के अंदर से। तो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड है तो कितने कार्बन? टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज करवाया गया। ठीक है, ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज करवाई इसने। तो क्या बना हमारा अब बनता है यहाँ पर बन गया बच्चों हमारा क्या? 2CH3CO। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो एसिड एल्डिहाइड है इससे आगे मुझे क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो कौन सी एंजाइम काम में आएंगी? यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगी, जो दूसरी एंजाइम थी हमारी, एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगी। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मतलब है हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से। कहाँ से आएंगे हाइड्रोजन? यहाँ से, कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से दिया जाएगा, किसके थ्रू? NaDH+ जो है वो क्या करेगा? इसको हाइड्रोजन देने का काम करेगा। कि ये 2 NaDH+ 2H+, इसने क्या किया? इसको दे दिए 2 हाइड्रोजन और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एक मॉलिक्यूल ने 2H दिए तो 2 मॉलिक्यूल से कितने? 2H निकले यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के हैं, उनको भी चाहिए हाइड्रोजन, और ये बदल गया अपने किस में? पहले वाली फॉर्म में 2 NAD+ में, जो वापस से चला जाएगा किसके अंदर? पहले वाली फॉर्म में ये रीजनरेट हो गया है, यानी कि रीअवेलेबल हो गया है किसके लिए? ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए। तो 2H किससे लिए हमने? 2 मॉलिक्यूल NADH+ थे, और मैंने बोला था कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर NADH+ बनते हैं उनको लेने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल एक्सेप्टर नहीं आता है, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट किसने किया? एसिड एल्डिहाइड ने एक्सेप्ट किया, किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये क्या करना है? दोनों हाइड्रोजन को, एक मॉलिक्यूल को हमने 2H दिए तो 2 मॉलिक्यूल को दोनों मॉलिक्यूल्स को 2-2H दे दो। तो हमारा लास्ट में क्या बन गया? हमारा बन गया यहाँ पे 2C2H5OH, जिसका नाम है एल्कोहल, यानी कि इथेनॉल। आया समझ में? ये हो गया है आपका क्या? ये बन गया है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया कि पहले ग्लाइकोलाइसिस करवाया, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जो प्रोडक्ट बना था पाइरुविक एसिड, उस पाइरुविक एसिड को हमने जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा रहे तो जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम हमने यूज की। जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम में 2 एंजाइम है। पहले एंजाइम है पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके किसमें बनाएगी? इसको पहले एसिड एल्डिहाइड में एक इंटरमीडिएट बनाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आगे दूसरा एंजाइम एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एसिड एल्डिहाइड क्या करेगा? NADH+ के 2H को लेगा, यानी कि 2H का मतलब क्या है कि 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर। ये हो गया आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या पढ़ा हमने वो देखिए। इन केस ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इन केस ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या हुआ है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक्सेप्टर कौन है और देने वाला कौन है? तो डोनर कौन है? देखिए इधर, डोनर जो है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन का, वो डोनर NADH नहीं है,
NADH नहीं है डोनर, डोनर है आपका ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट, उसी से तो लेके NAD प्लस NADH H प्लस में कन्वर्ट हुआ है, तो डोनर हुआ ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसके अंदर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। और एक्सेप्टर कौन हुआ, H प्लस, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है एसिड एल्डिहाइड। तो यही बात यहाँ पर लिखनी है मुझे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन या H प्लस एक्सेप्टर वो कौन है, और दूसरा बताना है इलेक्ट्रॉन या H डोनर कौन है। एक्सेप्टर कौन है और डोनर कौन है, तो एक्सेप्टर है यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड, उसी ने एक्सेप्ट किए थे किस एंजाइम की प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और डोनर कौन है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट ने क्या किया है, डोनेट करने का काम किया है। तो ट्रायोस फॉस्फेट ही करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर हमारा क्या हो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, या फिर हम बात करें किसके बारे में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। अब देखो एक हाइपोथेटिकल बात बता रही हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो NADH प्लस होते हैं उनके रिलीज होने के बाद में कितनी ATP खर्च होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक NADH प्लस को यूज करके, भाई क्या हुआ है देख लो इधर, 2 NADH प्लस यूज किए हैं हमने, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बने हैं, एल्कोहल के बने हैं। यानी कि एक को यूज करते, एक NADH प्लस को यूज किया तो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल बना, 2 NADH प्लस को यूज किया तो कितना बना, टोटल 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल बने। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ETS तो हुआ नहीं कि ETS के अंदर आपके H प्लस और इलेक्ट्रॉन जाते और वहाँ पे कोई एक्सेप्ट करता, उसके बाद में हम ATP का विश्लेषण करते कि कितनी ATP खर्च हुई, कितनी ATP बनी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि आपको ये याद रखना है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक NADH प्लस से क्या किया जा रहा है, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल या फिर एक एल्कोहल का कंपाउंड को बनाया जा रहा है, तो टोटल कितनी 3 ATP को यूज किया गया है। कितनी ATP को, 3 ATP को यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ ETS में नहीं जा रहा है। तो ETS में नहीं जा रहा है तो भाई यहाँ पे तो खर्चा तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, और सेम चीज होगी किसके अंदर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर, सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, there is loss of 1 NADH प्लस, उसका मीन क्या है, दैट इज 3 ATP का क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है। ये तो हो गई हाइपोथेटिकल बात जो आपको माइंड में रखनी है एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के। अब देखो दूसरी चीज, मैंने कहा था कि ईस्ट जो है वो क्या करने वाला है कि 13% ऑफ एल्कोहल की कंसंट्रेशन होने के बाद में मर जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब उसको मरना है तो एल्कोहल बना क्यों रहा है, बिना बनाए भी तो कर सकता है, उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एल्कोहल नहीं बनाएगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के लिए NAD जो प्लस है वो री अवेलेबल नहीं होंगे, और जब री अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा तो रेस्पिरेशन रुक जाएगा। तो एक होता है ना कि थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहो, भाई अब मरना तो है ही, तो क्यों ना थोड़ा खुश होके, कोई भी चीज होती है ना कि खत्म तो होनी है, तो क्यों ना कुछ टाइम के लिए खुशी पाकर, खुश होकर, उस चीज को एंजॉय कर कर, उस मोमेंट में रहकर देख लो कि हाँ हम भी लायक है उस चीज के, तो उसके बाद में मरना है फिक्स है। वैसे भी जिंदगी में होता है ना कि खुशियां है नहीं, तो जिस टाइम पर, जिस चीज पर, जो भी चीज आपको खुशी दे रही है उसमें खुश हो लो, उसके बाद में तो दुखी होना ही है। तो ईस्ट भी यही सोचता है कि भैया मरना तो मेरा फिक्स है कि मुझे मरना ही है, तो क्यों ना पहले ग्लाइकोलाइसिस चला लूं, कुछ टाइम के लिए जिंदा रह लूं,
रीअवेलेबल हो जाऊं, एल्कोहल बना के NAD+ बना दो, दोबारा रीअवेलेबल हो जाए ताकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए, उसके बाद में मर जाऊंगा। इसलिए क्या होता है कि 13% कंसंट्रेशन के बाद में मरना है, उसको पता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, एल्कोहल को बना रहा है। ये इसका आंसर था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेकंड है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है कि ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर जब हैवी एक्सरसाइज हो रही होगी तब होगा। उसके अलावा कब होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टोबैसिलस के अंदर जब वो क्या कर रहा होगा, दूध से दही को बना रहा होगा तब होगा। तो कहाँ पे होगा कि पहला पॉइंट है, एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन मसल सेल्स में, किसके अंदर, ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होगा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जो कि नेचुरल तरीका से है, तो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन ही तुम बोलो। ठीक है, इसके अलावा किसके अंदर, लैक्टोबैसिलस, क्यों यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है यूज्ड फॉर फॉर्मेशन of curd and dairy products। आगे देखिए, अब आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है, जनरली जब हम दही जमाते हैं तो दही जो है वो खट्टा हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, दही सडनली इतना खट्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड बनाएंगे जिसकी वजह से दूध दही में जमेगा। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जब बन जाता है तो आपका दही जो है वो खट्टा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना दैट कर्ड बिकम सोर, सोर यानी कि खट्टा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक सेकेंड, ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए आपको पता है कि अभी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा है, ये वाला डायग्राम पढ़ा है हमने, ग्लाइकोलाइसिस करवाया, तो मैं क्यों बार बार 2 बार लिखूं, तुम्हें लिखना है तो तुम लिखो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करवाने वाली हूँ, ग्लाइकोलाइसिस का ये पूरा प्रोसेस सिमिलर है। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड से मुझे क्या करवाना है, लैक्टिक एसिड बनाना है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा वो देखो पहले, कि यहाँ पर होगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये मामला, कि ये होगा लैक्टोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, लैक्टोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। लैक्टोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2H चाहिए, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने हैं, तो एक मॉलिक्यूल को कितना चाहिए पायरुविक एसिड का, 2H चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स को कितने, 4H चाहिए। तो पायरुविक एसिड का पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो क्या करना है, पहले ये करना है मैम, इधर देखिए, टू NADH जो थे उन्होंने क्या किया, इसको दे दिए अपने H, और ये वापस से NAD+ में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, 2 NAD+ में कन्वर्ट हो गया। 2H देने आया था
और वापस ये NAD प्लस किसके लिए रीअवेलेबल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस के लिए रीअवेलेबल हो गया। ठीक है, अब इन 2H का क्या करना है, 2H एक मॉलिक्यूल के लिए 2H, 2 मॉलिक्यूल के लिए दूसरे 2H। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे लगेंगे कि ये जो है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से पहले लगा दो, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के बाद लगा दो, और बन जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। किससे, पाइरुविक एसिड से। तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे 2 मॉलिक्यूल, देखिए CH3 C, इसके बाद में H लगाना था CHOH। ठीक है, और लास्ट में COOH। या फिर आप इसको दूसरा किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 मॉलिक्यूल C3H6O3, यानी कि लैक्टिक एसिड। हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सीखना क्या है यहाँ पर, सीखना ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान भी इलेक्ट्रॉन या H डोनर कौन है, ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट, और एक्सेप्टर कौन है इसका, कि यहाँ पर एक्सेप्टर है आपका पाइरुविक एसिड। तो कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है, ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, कि यहाँ पर ध्यान रखना है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो क्या हुआ, इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है फाइनल इलेक्ट्रॉन या H डोनर कौन है, और फाइनल इलेक्ट्रॉन या H एक्सेप्टर कौन है। ठीक है, ये बताना है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन या H डोनर कौन है, डोनर कौन है, ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक्सेप्ट किसने किया है, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट ने, पाइरुविक एसिड। अब देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं उसके अलावा भी 3 पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए हैं जिनको मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाने के बाद में समझाऊंगी। तो उन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं कि उन पॉइंट्स में क्या बताया गया है, वो क्या कंपेयर करवा रहे हैं। तो एक तरफ देखिए, आप लिखिए, एक तरफ आप लिखिए फर्मेंटेशन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक तरफ है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का। फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज की एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। 2 पॉइंट तो बेसिक से ये हैं। तो पहला क्या है कि फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तभी तो हम देखते हैं
कि जनरली जो ग्लूकोज है उसको तोड़ा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे वहां पर, और क्या होता है 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को जब हम तोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है वहां पर प्रॉपरली वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, वहां पे प्रॉपर क्या हो रहा है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। इसको भी ऊपर सेटल कर देते हैं। नोट्स थोड़े सुंदर सुंदर बनाया करो तुम यार, मेरे पढ़ाने के बाद में भी अगर तुम्हारे नोट्स घटिया है तो फिर क्या सेंस बनता है। देखिए फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है, नेट गेन ऑफ एटीपी टोटल 4 बनती हैं एसएलपी के थ्रू, जिसमें से 2 यूज हो जाती है, तो कितना होता है 2 एटीपी क्या होता है उसका नेट गेन होता है। फर्मेंटेशन हो या फिर क्या हो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो, नेट गेन एटीपी का हमेशा 2 ही होता है। तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है यहाँ पर भी नेट गेन ऑफ एटीपी 2 नहीं है गधों, 38 है, वहाँ पे एसएलपी ही है, बाकी भी तो काउंट करनी है भाई, पायरुविक एसिड वगैरह की। आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रैब साइकिल हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, ईटीएस तक गए, सारी चीजें हुई है। तो नेट गेन ऑफ एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी होती है 38 एटीपी होती है। कितनी होती है 38, एक ही आंसर देना है तो 38, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। 36 वाली चीजें कहाँ याद रखनी है, कैसे रखनी है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए फर्मेंटेशन में जो होता है, एक सेकेंड, NADH+ इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो ये किस में कन्वर्ट होता है NAD+ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन इसका होता है फर्मेंटेशन में NADH+ का NAD+ में, ये ऑक्सीडेशन जो होता है ये क्या होता है थोड़ा स्लो होता है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है NADH+ का ऑक्सीडेशन जो होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है NAD+ में जब कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत, इट इज़ वेरी विग्रस प्रोसेस। यानी कि विग्रस का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत फास्ट होता है ये। अब इसका स्लो होना और फास्ट होना किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो NAD+ को फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में NAD+ को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका एक्सेप्टर कौन है, कि इसका एक्सेप्टर है मेन यहाँ पर या तो होगा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, अगर ग्लूकोज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ तो एसिड एल्डिहाइड इसको एक्सेप्ट करेगा, या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, पायरुविक एसिड एक्सेप्ट करेगा। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में NAD+ का जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, कि वो होता है हाफ O2। एक्सेप्टर का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन करके होता क्या है कि ऑक्सीडेशन में मैम यहाँ पे ये होता है कि जो इसके 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन है उनको किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीडेशन का मतलब यही हुआ, यानी कि इसके जो 2H+ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कर रहा है, और यहाँ पर कौन कर रहा है एसिड एल्डिहाइड या फिर पायरुविक एसिड। तो इससे स्लो और फास्ट होने का क्या मतलब है, क्योंकि जो पायरुविक एसिड या फिर एसिड एल्डिहाइड होता है ये क्या होते हैं लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इनकी क्या होती है लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जिस वजह से यहाँ पर NAD+ का बनना, यानी कि वापस से NADH+ के ऑक्सीडेशन से NAD+ का बनना लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये प्रोसेस स्लो होता है। जबकि ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये प्रोसेस क्या होता है फास्ट चलता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यही 3 पॉइंट थे जिसका क्या हो रहा था वहाँ पर चर्चा में थे, जिसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। यानी कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने कंप्लीटली डिटेल में आपको क्या कर दिया है, पढ़ा दिया। कोई भी पॉइंट जो है वो कंपैरिजन के लिए नहीं बचे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे RQ, रेस्पिरेटरी क्विशेंट। क्या पढ़ेंगे RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। क्या होता है RQ? RQ मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कि कितनी CO2 गैस रिलीज हुई है अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2
कंज्यूम्ड, कितने O2 को यूज किया है और कितनी CO2 गैस रिलीज हुई है, इसके बारे में बताना ही क्या होता है, इसके बारे में बताना होता है RQ। ठीक है, अब क्या है भाई RQ बताना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RQ की वैल्यू हमेशा हर एक चीज के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जर्मिनेटिंग सीड, मैच्योर सीड हो गए, हर चीज के लिए क्या होती है, केम प्लांट्स में भी डे के लिए अलग है, नाइट के लिए अलग है, तो RQ की वैल्यू अलग अलग होती है। आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखनी है, मैं इक्वेशन बाकी की भी बताऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखनी है, बाकी की सबकी वैल्यू याद रखनी है कि कब RQ की वैल्यू 1 होगी, कब RQ की वैल्यू 0 होगी, कब RQ की वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, या फिर RQ की वैल्यू लेस देन 1 हो रही है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, 1 है, 0 है या इनफाइनाइट है, तो वो वैल्यू और वो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो RQ के बारे में थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको मापा किससे जाता है, इसे मेजर किया जाता है। देखिए, मेजर्ड बाय गैनोंग्स, याद हो जाएगा, गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर। ठीक है, और RQ किस पे डिपेंड करती है, RQ डिपेंड करती है कि सबस्ट्रेट क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है, तो RQ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं कि RQ की वैल्यू 1 कब होती है। चलिए, RQ क्या बोला है मैंने, RQ इज इक्वल टू 1। कब होगी RQ वैल्यू 1, जब क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब होता है तब क्या होता है, RQ की वैल्यू 1 होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में RQ की वैल्यू 1 है। मैम ऐसा कैसे, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन आप करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो भाई, जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब गेहूं, चना, सॉरी गेहूं या फिर मैं धान वगैरह की बात कर रही हूँ, राइस वगैरह की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, उनके सीड्स में वो जर्मिनेट करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो वो जब जर्मिनेट करेंगे तो उसका RQ क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, germinating seeds of cereals। अब NCERT जो है वो हाफ इक्वेशन दे रही है। NCERT ने ऐसे लिख रखा है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, इधर 6H2O नहीं दिए, लेकिन मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखूंगी। उसने क्या किया, इधर के 6H2O कट करके उधर डायरेक्ट 12H2O की जगह 6H2O कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 6H2O नहीं लिखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो कंप्लीट रिएक्शन लिखूंगी तो बनेगा 6CO2 प्लस 12H2O, और यहाँ पर 680 समथिंग एनर्जी जो है वो रिलीज होगी 600 किलो कैलोरी के ऊपर। ठीक है, तो RQ क्या है, देखिए RQ इक्वल टू होता है CO2 अपॉन O2। तो कितना CO2 इवॉल्व हुआ है, 6, कितना O2 कंज्यूम हुआ है, 6, तो 6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो RQ की वैल्यू 1 कब होगी, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का। इज दैट मीन कि जर्मिनेटिंग सीड ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब है गेहूं वगैरह, जो गेहूं और आपके चावल वगैरह के जो अनाज, जब क्या होगा उसका सीड जर्मिनेट करेगा तो RQ रेस्पिरेटरी क्विसेंट कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपको पहली चीज तो याद रखना है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है बच्चा कि RQ की जो वैल्यू है वो है लेस देन 1। अभी तो 1 की थी, अभी लेस देन 1 हुई है, तो उसका क्या रीजन है।
आर क्यू की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 1 हुई। तो लेस देन 1 कब होगी आर क्यू की वैल्यू, वो देखिए, जब किसको यूज करेंगे हम, फेट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फेट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एक तो एग्जाम्पल ये है, फेट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड यानी कि जिनसे तेल निकलता है, जिनमें वो वाली चीज नहीं, अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। जर्मिनेटिंग फैटी सीड, एग्जाम्पल क्या है कि जर्मिनेटिंग होगा जब क्या होगा, फैटी सीड्स का, तब क्या होगा, आर क्यू की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होगी, लेस देन 1 होगी। तो इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, एक इक्वेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, क्या है, C51H98O6 नाम है इसका, ट्राई पाल्मिटीन, ठीक है। ये क्या है, एक फैटी एसिड का सीड है, सॉरी फैटी सीड है, ठीक है। इसको जर्मिनेट करवाना है हमें, तो क्या होगा कि भाई दी जाएगी यहाँ पे 145O2, ये इक्वेशन डेफिनेटली आपको याद करना है। बाकी जितनी भी इक्वेशन इसके आगे मैं बढ़ा रही हूँ उनका क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप उसकी वैल्यू याद कर लो, लेकिन ये इक्वेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये कंपल्सरी है याद करना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है कि कितने O2 यूज़ हुए, इसका नाम क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस होगी एनर्जी रिलीज, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आर क्यू देखते हैं, तो आर क्यू इक्वल टू क्या है, CO2 अपॉन O2, CO2 कितना बना है, 102, O2 जितना यूज हुआ है 145 O2 यूज हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 0.7, तो 0.7 आई है, तो यानी कि लेस देन 1 है किसकी वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू। कब होगी लेस देन 1 आर क्यू की वैल्यू, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, फेट होगा, फैटी एसिड जो है फैट होगा, तो फैटी सीड्स को जब जर्मिनेट करवाओगे तब क्या होगी, आर क्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी। दूसरी बात, एक और कंडीशन, प्रोटीन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तब भी क्या होगी, आर क्यू इज इक्वल टू लेस देन 1 होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ लेग्यूम्स। आपको पता है कि जितने भी मटर वगैरह है, चना वना है, ये सब किस में आते हैं, दालें वाले लेग्यूम्स के अंदर आती हैं, और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जब आप जर्मिनेट करोगे लेग्यूम्स को तब क्या होगा, तब भी आर क्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और यहाँ पर क्या होगी, आर क्यू की वैल्यू होगी इक्वल टू 0.9, ये वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है आपको, ठीक है। अब आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट का हमने सेरेल्स वगैरह को हमने क्या किया, जर्मिनेट किया, तो उसकी वैल्यू है आर क्यू इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर जब फैट को या फिर प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो लेस देन 1 आ रही है आर क्यू की वैल्यू। एक जगह फैट वाले में आ रही है 0.7 और प्रोटीन वाले में कितनी है 0.9। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट में प्रॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए वहां पर क्या होता है, उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको बाहर से ऑक्सीजन की नीड जो है वो कम है। देखिए इधर क्या हो रहा है कि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए 6 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन है 51 और ऑक्सीजन इसके लिए कितने प्रेजेंट है, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेना पड़ रहा है। तो जब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है हमारा ज़्यादा है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा बड़ा है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो आया समझ में कि क्यों है, तो यहाँ पे रीज़न, ये आपको रीज़न याद रखना है, सभी को याद रखना है कि क्यों वैल्यू है। तो आर क्यू ऑफ प्रोटीन एंड फैट, आर क्यू ऑफ प्रोटीन एंड फैट are less than 1 because
दे आर पुअर इन ऑक्सीजन, दे आर पुअर इन ऑक्सीजन। ये गरीब होते हैं बेचारे ऑक्सीजन के मामले में, तो ये क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन को। सो मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑक्सीडेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो सो मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से RQ की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अब RQ की वैल्यू 1, RQ की वैल्यू लेस देन 1 हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे RQ की वैल्यू कितनी, 0। कितनी है, RQ की वैल्यू है हमारी अब 0। तो RQ इक्वल टू कितना, 0। क्या RQ इक्वल टू 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है। अगर CO2 जो है उसका हमने क्या किया है, वो बनी ही नहीं है, रिलीज ही नहीं हुई है, तो RQ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये किस कंडीशन में होगी, एक कंडीशन जब आएगी जब क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था तो क्या हो रही थी, RQ की वैल्यू 1 थी, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, RQ की वैल्यू 0 होगी। तो कार्बोहाइड्रेट बाय सकुलेंट 0.5। सकुलेंट का मतलब क्या है, फ्लैशी हो जाते हैं ये। इनका कोई भी एक पार्ट क्या करता है, वाटर को एक्सेप्ट करने के लिए, वाटर को ऑब्जर्व करके फ्लैशी हो जाता है, तो इसको सकुलेंट 0.5 का मतलब है कैम प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में, कैम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैम प्लांट्स लाइक कैक्टस, ब्रायोफिलम, लेकिन ये होगा कब, इन डार्क, रात के टाइम पर। रात के टाइम पर ये क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नाइट में सैक्युलेंट प्लांट्स के अंदर, कैम प्लांट्स के अंदर कंप्लीटली नहीं हो पाता, आधा अधूरा होता है। इस वजह से RQ की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। क्योंकि क्या होते हैं भैया, सैक्युलेंट्स प्लांट्स है, कैम प्लांट्स है, डेजर्ट प्लांट्स है, तो रात के टाइम पे क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को खोलेंगे। दिन के टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं। और यही प्लांट्स दिन के टाइम पे क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी बनेगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, उसका क्या करवा रहे होंगे, उसको रेस्पिरेशन में यूज कर रहे होंगे, उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे होंगे। तब क्या होगी दिन के टाइम पे, कि रात में तो RQ की वैल्यू 0 है, दिन के टाइम पे RQ की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो पहले हम डार्क में बात करते हैं कि कैसे हुई। तो इक्वेशन बताती हूँ मैं कि क्या हुआ। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका क्या हो रहा है कि भैया रात के टाइम पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और बन रहा है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है C4H6O5 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया इन्होंने, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो किसका, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, तो क्या होगी। अब RQ की वैल्यू देखते हैं। तो RQ इज इक्वल टू CO2 अपॉन O2। CO2 तो बनी नहीं, CO2 कितनी है, 0, O2 कितना है हमारा, 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आगे, 0। तो RQ की वैल्यू 0 कब हुई है, जब सक्यूलेंट प्लांट्स या फिर कैम प्लांट्स रात के टाइम पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से RQ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब दिन के टाइम पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया है, इसका नाम है मैलिक एसिड। क्या है, मैलिक एसिड। अब दिन के टाइम पे क्या करेंगे, यही जो सक्यूलेंट्स प्लांट है, इस मैलिक एसिड का क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे। और RQ की वैल्यू तब क्या, RQ की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। तो RQ इज इक्वल टू मोर देन 1 देखिए कब होती है, RQ इक्वल टू मोर देन 1।
देखिए एग्जाम्पल है, एक तो इन मैच्योरिंग फैटी एसिड RQ की वैल्यू मोर देन 1 कब है? एक तो मैच्योर हो रहे हैं जब क्या, फैटी एसिड, जर्मिनेट हो रहे हैं तब बात अलग है, जर्मिनेट हो रहे हैं फैटी एसिड्स तब RQ की वैल्यू लेस देन 1 है, 0.7 है। लेकिन जब मैच्योर हो रहे हैं, अभी तो मैच्योर ही नहीं हुए हैं, जर्मिनेट बाद में होंगे, ठीक है, यानी कि मैच्योर नहीं है अभी, इनके अंदर क्या हुआ है, फैटी जो सीड्स है इनके अंदर फैट ही नहीं है। तो ये जब मैच्योर हो रहे हैं तब इनकी वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 1 होगी। किससे? RQ की वैल्यू मोर देन 1 होती है मैच्योरिंग फैटी सीड में, और जर्मिनेटिंग फैटी सीड में RQ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और एग्जैक्टली बात की जाए तो 0.7 होती है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि ऑर्गेनिक, एक तो ये एग्जाम्पल है और दूसरा, एक सेकेंड, ये जो ऑर्गेनिक बना है कंपाउंड या ऑर्गेनिक एसिड, जिसको मैलिक एसिड बोल रही हूं मैं, ऑर्गेनिक एसिड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब यूज किया जाता है तब भी क्या होगी, RQ की वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो ऑर्गेनिक एसिड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो कहाँ से आया ये ऑर्गेनिक एसिड? इसका एग्जाम्पल है ये कि ये सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट, सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स यानी कि केम प्लांट्स क्या करेंगे, जब दिन के टाइम पे ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये ऑर्गेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे। रात में तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, दिन के टाइम पे जो रात में बन गया ऑर्गेनिक एसिड इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो केम प्लांट्स ड्यूरिंग डे, तो क्या हुआ, मैलिक एसिड उठाओ भाई, C4H6O5, यह है हमारा मैलिक एसिड, प्लस 3O2, ठीक है, क्या बना, 4CO2 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी। तो देखिए इधर RQ की वैल्यू, तो RQ इक्वल टू कितना है, CO2 अपॉन O2, CO2 कितना है 4 और O2 कितना है 3, तो इक्वल टू कितना आएगा 1.33 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, RQ की वैल्यू 0 भी देख ली, RQ की वैल्यू मोर देन 1 भी देख ली, RQ की वैल्यू 1 भी देख चुके हैं हम, और RQ की वैल्यू लेस देन 1 भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है कि RQ की वैल्यू क्या इनफाइनाइट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है, होगी RQ की वैल्यू इनफाइनाइट। तो देखिए RQ की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। RQ की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जब। क्या हुआ कि ग्लूकोज C6H12O6 बिना किसी ऑक्सीजन के, एनारोबिक में यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंस है, इस तब जाके क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बनेगा कि 2C2H5OH यानी कि एल्कोहल प्लस 2CO2 और एनर्जी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यही पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो RQ इक्वल टू क्या हुआ, CO2 अपॉन O2, CO2 कितना है 2, O2 कितना, ऑक्सीजन 0, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है इनफाइनाइट। ठीक है, ये इस चैप्टर का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो था वो लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद में एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ना था और RQ की वैल्यू देखना था। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, RQ की वैल्यू 1 कब है, लेस देन 1 कब है, RQ की वैल्यू 0.7, 0.9 या फिर मोर देन 1, या फिर आपकी RQ की वैल्यू इनफाइनाइट कब है, उसके एग्जाम्पल्स और एग्जैक्टली वैल्यू याद रखनी है।
और RQ की वैल्यू जब 0.7 है यानी कि लेस देन 1 है, जब फैटी एसिड जर्मिनेट हो रहे हैं, वो वाली इक्वेशन क्या करना है, आपको याद रखना है। इतनी सारी इक्वेशंस याद नहीं रखनी है, डायरेक्टली क्या होगा, वैल्यू पुट करनी होगी, वैल्यू पूछी जाएगी। उस इक्वेशन को इसलिए याद रखना है क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर सकता है, वहां पर उसके सबस्ट्रेट या फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डेफिनेटली वो नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन से, और उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में हमारा प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दोबारा से रिवाइज करते रहिए अच्छे से, टाइम से। क्या होगा, लेक्चर्स को देखने के बाद में जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे, PYQs लगाएंगे, MCQs लगाएंगे और NCERT का रीडिंग करेंगे तो बहुत ईजी चैप्टर है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट।